बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज हमारा सेकंड ईयर का लेक्चर नंबर 21 है। लास्ट लेक्चर में 7.3 हमने क्लोज़ की थी और आज हम 7.4 स्टार्ट कर रहे हैं। 7.4 पूरी की पूरी बेस करती है क्रॉस प्रोडक्ट और उसकी प्रॉपर्टीज़ के ऊपर। तो सबसे पहले हम डिफ़ाइन कर लेते हैं क्रॉस प्रोडक्ट जो वेक्टर्स की होती है उसको। तो हेडिंग में लिखता हूँ क्रॉस प्रोडक्ट, या इसको हम वेक्टर प्रोडक्ट भी कहते हैं। क्रॉस प्रोडक्ट कहने की जो रीज़न है वो ये है कि इसके लिए हम क्रॉस का साइन यूज़ करते हैं वेक्टर्स के दरमियान, और वेक्टर प्रोडक्ट कहने की ज़रूरत, इसकी जो वेक्टर प्रोडक्ट कहने की रीज़न है वो ये है कि इसका जो आंसर है वो वेक्टर फॉर्म में आता है। तो हम ये कहते हैं कि एक वेक्टर ए अगर है और एक वेक्टर बी है, तो इनका जो क्रॉस प्रोडक्ट है ए क्रॉस बी, ये डिफ़ाइन इस तरह से होगा कि ए मैग्नीट्यूड बी मैग्नीट्यूड साइन ऑफ एंगल बिटवीन देम और साथ आएगा एन कैप। जैसे फॉर एग्जांपल ये आपके पास अगर मैं कहता हूँ कि ए वेक्टर था, ये आपके पास बी वेक्टर है और ये इनके दरम्यान एंगल है थीटा। तो आपने अगर ए क्रॉस बी फाइंड करना है तो ए क्रॉस बी, ए मैग्नीट्यूड बी मैग्नीट्यूड साइन ऑफ एंगल और साथ थीटा, जो साइन थीटा के साथ जो एन कैप होगा वो डायरेक्शन बता रहा होगा, क्योंकि वेक्टर जो है वो कंपोजिशन होती है दो चीज़ों की, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन। तो ये जो पहले वाला पोर्शन है ये शो करता है इसकी मैग्नीट्यूड को और ये शो करता है इसकी डायरेक्शन को, इसलिए ये एक वेक्टर क्वांटिटी बनती है। एन कैप के बारे में थोड़ा सा हम यहाँ लिख लेते हैं कि ये क्या चीज़ है। वेयर एन कैप इज अ यूनिट वेक्टर normal to the plane containing A and B। एन कैप एक ऐसा यूनिट वेक्टर है जो उस प्लेन के नॉर्मल है, नॉर्मल का मतलब परपेंडिकुलर है, उस प्लेन के परपेंडिकुलर है जो कंटेन करता है ए और बी को। जैसे ये बोर्ड आपके सामने है, इस बोर्ड में ए भी है बी भी है, तो इसका मतलब ये बोर्ड वो प्लेन है जो ए और बी को कंटेन कर रहा है। तो एन कैप की डायरेक्शन इसके परपेंडिकुलर यानी नॉर्मल होगी। तो जिस तरह ये मार्कर प्लेस करता हूँ यहाँ पे, तो मार्कर इस वक्त देख लें आप कि ये इस प्लेन के साथ राइट एंगल बना रहा है, इसका मतलब ये मार्कर उस प्लेन के परपेंडिकुलर है। तो उस प्लेन में ए और बी आते हैं, तो जिस उसके परपेंडिकुलर जो यूनिट वेक्टर होता है उसको हम कहते हैं वो एन कैप है। सो एन कैप इज़ अ वेक्टर विच इज़ परपेंडिकुलर टू द प्लेन कंटेनिंग ए एंड बी। In other words, we can say n cap is perpendicular to both A and B। तो ये अगर उस प्लेन के परपेंडिकुलर हुआ तो ये A और B के भी क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा। अच्छा, दूसरी बात जो n कैप की डायरेक्शन है वो देखें। अब अगर हम A क्रॉस B फाइंड करते हैं, A क्रॉस B, तो फिजिक्स में आप पढ़ते होते हैं राइट हैंड रूल। राइट हैंड की फिंगर्स को अगर आप कर्ल करें, फिंगर्स को कर्ल करेंगे तो A से B की तरफ जा रहे हैं, तो फिंगर्स को ए से बी की तरफ कर्ल करें तो जो थंब की डायरेक्शन होगी वो होगी एन कैप की डायरेक्शन। इसका मतलब इस केस में अगर ए क्रॉस बी फाइंड करेंगे तो एन कैप आउटवर्ड होगा। लेकिन अगर हम बी क्रॉस ए फाइंड करते तो राइट हैंड से मैं बी से ए की तरफ फिंगर्स को कर्ल करता तो थंब इनवर्ड होता, तो एन कैप जो है वो इनवर्ड चला जाता और वो नेगेटिव हो जाता। तो ये भी हम साथ लिख लेते हैं, द डायरेक्शन ऑफ एन कैप, द डायरेक्शन of n cap can be obtained with the help of right hand rule। इसको सम टाइम हम थंब रूल भी कह रहे होते हैं। तो अभी चूँकि n आउटवर्ड था तो इसका जो आंसर जो n आएगा वो पॉजिटिव आएगा आपके पास। तो यहाँ से बड़ी क्लियर होगी एक बात कि ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए में नेगेटिव साइन का फ़र्क होगा। इट मीन्स क्रॉस प्रोडक्ट कम्यूटेटिव नहीं होगी एज़ कम्पेयर टू डॉट प्रोडक्ट। डॉट में आपने देखा था ए डॉट बी और बी डॉट ए का आंसर सेम आया था, क्योंकि वहाँ डायरेक्शन इन्वॉल्व ही नहीं थी। लेकिन क्रॉस प्रोडक्ट में ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए का आंसर सेम नहीं आएगा, इसलिए ये कम्यूटेटिव नहीं है। फिर ये भी शो हो रहा है कि जो इसका नेट रिजल्ट आता है उसकी मैग्नीट्यूड ए बी साइन थीटा है और डायरेक्शन एन कैप है, और एन कैप इस प्लेन के चूँकि परपेंडिकुलर है, इसका मतलब है ए क्रॉस बी भी
एक ऐसा वेक्टर बनेगा जो ए और बी दोनों के परपेंडिकुलर होगा। तो ये सारी बातें हमने एक्सरसाइज में यूज़ भी करनी है। यहाँ तक लिखने के बाद अभी तो हमने इसकी पढ़ी है डेफिनेशन, फिर हम इसकी कंपोनेंट फॉर्म भी देखते हैं वो क्या होती है। तो देखें, आल्सो अगर आपके पास ए वेक्टर कंपोनेंट फॉर्म में दिया हो, जैसे मैं कहता हूँ लिखा हुआ है a1i प्लस a2j और प्लस a3k, और बी वेक्टर भी आपको कंपोनेंट फॉर्म में दिया वो b1i प्लस b2j और प्लस b3k। तो फिर जो क्रॉस प्रोडक्ट का रूल होगा वो क्या होगा वो देख लेते हैं। देन a क्रॉस b इज इक्वल टू, ये इसकी कंपोनेंट फॉर्म होगी। इसमें क्या करेंगे, 3 क्रॉस 3 का बनाएंगे डिटर्मिनेंट। उसकी पहली रो में हम लिखेंगे i, j और k जो कि स्टैंडर्ड यूनिट वेक्टर्स है। फिर अगर a क्रॉस b है तो सेकंड रो में a के कंपोनेंट्स आएंगे। a के ये लिखे हुए और कौन से लिखे हुए, a1, a2, a3। थर्ड रो में आएंगे b के कंपोनेंट्स, b1, b2, b3। तो ये सिर्फ नाम बदला है क्रॉस प्रोडक्ट का, बाकी काम जो ये 3 क्रॉस 3 का डिटरमिनेंट है ये आपके लिए कोई नई चीज़ नहीं है। फर्स्ट ईयर में चैप्टर 3 में आप लोग ये पढ़ के आए होते हैं। ये लिखने के बाद क्योंकि हम जानते हैं कि मैथमेटिकल प्रॉपर्टीज़ हमने पढ़नी होती हैं जिसके थ्रू हमने एक्सरसाइज सॉल्व करनी होती है। तो प्रॉपर्टीज़ ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट पढ़ते हैं, जो जो प्रॉपर्टीज़ हमें एक्सरसाइज में यूज़ करनी पड़ेंगी। प्रॉपर्टीज़ ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट या वेक्टर प्रोडक्ट। सबसे पहली प्रॉपर्टी तो आपने देखी है कि क्रॉस प्रोडक्ट कम्यूटेटिव नहीं होती, यानी a क्रॉस b इज़ नॉट इक्वल टू b क्रॉस a। ठीक है, क्यों ये बराबर नहीं होती, क्योंकि a क्रॉस b में जब हम डायरेक्शन चेंज करते हैं तो वो नेगेटिव हो जाता है, तो इक्वल नहीं होगी। जबकि ये कह सकते हैं कि a क्रॉस b क्रॉस a के नेगेटिव के बराबर होगी, पॉजिटिव के बराबर नहीं होगी। सो डॉट प्रोडक्ट, क्रॉस प्रोडक्ट इज़ नॉट कम्यूटेटिव। दूसरी प्रॉपर्टी ये है, जिस तरह आपको याद होगा कि a डॉट b 0 होता था जब a और b परपेंडिकुलर हुआ करते थे। इसी तरह से अगर a क्रॉस b 0 हो गया तो इसका मतलब होगा a और b आपस में पैरेलल हैं, क्योंकि इसमें जो एंगल यूज़ हो रहा है वो साइन का एंगल यूज़ हो रहा है। तो अगर a क्रॉस b 0 होता है तो इसका मतलब है साइन 0 हो गया, और साइन 0 कब होता है, जब थीटा 0 हो या 180 हो। तो दो वेक्टर्स के दरमियान 0 एंगल बनने का मतलब है कि वो लाइक पैरेलल है, और 180 एंगल बनने का मतलब है कि वो अनलाइक पैरेलल है। तो दोनों सूरतों में पैरेलल तो रहेंगे। तो हम ये कहते हैं कि अगर a क्रॉस b 0 हो गया तो ये इंडिकेट करेगा कि a वेक्टर इज़ पैरेलल टू b वेक्टर। अब तीसरी प्रॉपर्टी पे आते हैं। थर्ड प्रॉपर्टी हमारे पास ये है, जिस तरह आपने देखा था कि i डॉट i, j डॉट j, k डॉट k 1 के इक्वल था, और इनका जो म्यूचुअल प्रोडक्ट था i डॉट j डॉट k डॉट i वो 0 था। लेकिन यहाँ पे कैसे होगा, यहाँ पे याद रखना है कि i क्रॉस j अगर आप लेंगे तो ये k के इक्वल आएगा, क्योंकि k वेक्टर x y प्लेन के परपेंडिकुलर यूनिट वेक्टर होता है। इसी तरह जब आप j क्रॉस k लेंगे तो ये i के इक्वल आएगा, और इसी तरह आप जब k क्रॉस i लेंगे तो ये j के इक्वल आएगा। ये एक साइकिल सी यूँ बनती है। साइकिल किस तरह से बनती है, देखें कि अगर इसमें हम 3 वेक्टर्स ले रहे हैं, ये लेट से i है, ये वाला j है, और ये क्या है k। तो i क्रॉस j k के बराबर, j क्रॉस k i के बराबर, k क्रॉस i फिर j के बराबर। अब अगर इनका क्रॉस प्रोडक्ट जो है वो इस तरह हो रहा है, तो जो इनका सेम का क्रॉस प्रोडक्ट हो, जैसे i क्रॉस i ले लें, ठीक है, i क्रॉस i, j क्रॉस j और k क्रॉस k। क्योंकि इनके दरमियान i और i के दरमियान एंगल 0 है तो साइन 0 पे 0 होता है। इसी तरह j और j के दरमियान एंगल 0 है, k और k के दरमियान एंगल 0 है, तो ये तीनों का जो होगा आंसर वो अल्टीमेटली 0 हो जाएगा। लें जी, ये कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं, और अभी मैंने कुछ और भी लिखनी है जो आपकी एक्सरसाइज में यूज़ होंगी, तो वो भी लिखते हैं, फिर हम प्रॉपर एक्सरसाइज जो है वो स्टार्ट करते हैं। तो मैं ये रेज करके लिखता हूँ यहाँ प्रॉपर्टीज़। अच्छा जी, इसकी 5th प्रॉपर्टी भी लिखते हैं। 5th प्रॉपर्टी हमारे पास है
कि आप ये जानते हैं जैसे कि ए क्रॉस बी जो है ये इक्वल होता है ए मैग्नीट्यूड बी मैग्नीट्यूड साइन ऑफ एंगल बिटवीन देम और एन कैप। अगर मैं दोनों तरफ इसकी मैग्नीट्यूड अप्लाई कर दूं ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड तो ये रह जाएगा ए बी साइन थीटा। अब ए बी और साइन पे मैग्नीट्यूड क्यों नहीं आया? मैग्नीट्यूड जो है वेक्टर के ऊपर अप्लाई होता है या नेगेटिव नंबर के ऊपर अप्लाई होता है। ए और बी पहले से मैग्नीट्यूड्स हैं यानी पॉजिटिव है, उस पर अप्लाई नहीं होगा। और साइन थीटा भी दो वेक्टर्स के लिए पॉजिटिव ही रहता है। उसकी वजह यह है कि दो वेक्टर्स के दरमियान एंगल 0 और 180 के दरमियान रहता है। इसका मतलब है कि साइन कभी नेगेटिव नहीं हो सकता। तो ये तीन चीज़ें अगर पॉजिटिव हैं तो इन पे मॉड अप्लाई नहीं होगा। और मैग्नीट्यूड अप्लाई सिर्फ किस पे होना है? एन कैप पे। और एन कैप का मैग्नीट्यूड 1 होता है, यहाँ रीजन कोड कर दें। इसकी वजह से जब ये 1 हो जाएगा तो यहाँ एन कैप रिमूव हो जाएगा और फिर यहाँ से ए बी अगर वहाँ जाके डिवाइड कर दिया जाए तो हम ये देख सकते हैं कि ए क्रॉस बी डिवाइडेड बाय ए मैग्नीट्यूड बी मैग्नीट्यूड अगर इसको लिखा जाए तो ये इक्वल होता है साइन ऑफ थीटा के। तो ये एक फार्मूला डेवलप हो गया जिसके थ्रू हम साइन ऑफ एंगल बिटवीन द वेक्टर्स फाइंड कर सकते हैं। आपको याद होगा 7.3 में हमने कोसाइन ऑफ एंगल फाइंड किया था, वो था ए डॉट बी ओवर ए मैग्नीट्यूड बी मैग्नीट्यूड। और ये साइन ऑफ एंगल है, साइन ऑफ एंगल बिटवीन द वेक्टर्स। तो इसमें क्या है, साइन ऑफ एंगल वाले में आपको नज़र आ रहा होगा कि ए क्रॉस बी की मैग्नीट्यूड है और डिवाइड किस पे कर रहे हैं? ए और बी की अलग अलग मैग्नीट्यूड पे। इसके बाद आखिरी बात ये नोट कर लेते हैं कि अगर हमें एन फाइंड करना पड़ जाए तो आप देखें ये एन कैप अगर हमने फाइंड करना है तो मैं इसको यानी स्टेटमेंट 1 को स्टेटमेंट 2 पे डिवाइड कर देता हूँ, वेक्टर को उसकी मैग्नीट्यूड पे। साइन साइन से कैंसिल हो जाएगा, ए बी से कैंसिल हो जाएगा। तो अगर आपने एन कैप फाइंड करना हो, एन कैप क्या है? बेसिकली अ यूनिट वेक्टर विच इज़ परपेंडिकुलर टू द प्लेन कंटेनिंग ए एंड बी। तो इसका फार्मूला होगा ए क्रॉस बी डिवाइडेड बाय ए क्रॉस बी मैग्नीट्यूड। असल में देखा जाए तो एन कैप जो है वो ए क्रॉस बी जो वेक्टर है उसी की डायरेक्शन बताता है। इसलिए हम कह रहे हैं कि ए क्रॉस बी को उसकी मैग्नीट्यूड पे डिवाइड करेंगे तो उसकी डायरेक्शन मिल जाएगी, यानी उसका यूनिट वेक्टर मिल जाएगा। तो यहाँ तक प्रॉपर्टीज़ को मैं वाइंड अप करता हूँ और अब मैं आप लोगों के सामने जो एक्सरसाइज है वो स्टार्ट करता हूँ। जितनी प्रॉपर्टीज़ एक्सरसाइज के लिए ज़रूरी थी मैंने कोशिश की है कि सारी आपको बता दी जाएँ। अब हम आसानी से एक्सरसाइज जो है वो स्टार्ट कर सकते हैं। अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 1 लिखा है मैंने आप लोगों के सामने। इसमें है कंप्यूट द क्रॉस प्रोडक्ट ए क्रॉस बी एंड बी क्रॉस है। जो आपने फाइंड करना है वो है क्रॉस प्रोडक्ट फाइंड करना है ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए। फिर उसके बाद वो कह रहा है कि जब आप फाइंड कर लें तो चेक करें अपने आंसर्स को। चेक योर आंसर बाय शोइंग दैट ईच ए एंड बी इज़ परपेंडिकुलर टू ए क्रॉस बी एंड बी क्रॉस ए। थोड़ी देर पहले हमने प्रॉपर्टीज़ पढ़ी है, मैंने आपको बताया कि ए क्रॉस बी की जो डायरेक्शन होती है वो उस प्लेन के परपेंडिकुलर होती है जिस प्लेन में ए और बी आते हैं। इसका मतलब है ए क्रॉस बी ए और बी दोनों के परपेंडिकुलर होगा और सिमिलरली बी क्रॉस ए भी ए और बी दोनों के परपेंडिकुलर होगा, क्योंकि डायरेक्शन चेंज होने से, इन्वर्ट करने से जो परपेंडिकुलरिटी होती है उस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो शुरू करते हैं। चूँकि डाटा हमें कंपोनेंट फॉर्म में दिया हुआ है ए और बी का, तो जो क्रॉस प्रोडक्ट की कंपोनेंट फॉर्म वाली डेफिनेशन है वो अप्लाई कर लेते हैं यहाँ पे। एज ए क्रॉस बी इज इक्वल टू, फर्स्ट फॉर्म में क्या आएगा? आई जे और के। अब ये क्या है देखें, 2 1 -1, ये है 1 -1 और 1। किसी भी रो या कॉलम से इसको एक्सपेंड कर दें। तो यूजुअली हम रो 1 से करते हैं, तो मैं लिखता हूँ एक्सपेंडिंग बाय R1। देखें ये क्या आ जाएगा, इधर आई आ जाएगा 1 -1 -1 1। फिर दूसरे नंबर पे आएगा -j 2 1 -1 1। तीसरे नंबर पे आ जाएगा k, और देख लें के लिए क्या होना है, ये आ जाएगा आपके पास 2 1 1 और -1, ये नहीं चाहिए। अब इसको आप कर लें सिंप्लीफाई, तो ये हो जाएगा 1 माइनस प्लस फिर माइनस हो जाएगा। यहाँ जो j था आपके पास ये आ जाएगा 2 +
1 और जो k वाला है ये आ जाएगा -2 और -1। अब देख लें ये पहले वाला तो 0 बनता है, तो 0i -3j और -3k, ये हमारे पास फाइनल आंसर आया a क्रॉस b का। आज हमने प्रॉपर्टी पढ़ी है कि a क्रॉस b और b क्रॉस a में डायरेक्शन का फ़र्क होता है। जब हम इसको b क्रॉस a लिखेंगे तो इसी का नेगेटिव हो जाएगा, तो b क्रॉस a हमें अलग से कैलकुलेट करने की ज़रूरत नहीं, हमें प्रॉपर्टी पता है ये वाली। तो मैं लिखता हूँ आल्सो b क्रॉस a जो होगा, चूँकि ये 0i लिखने की ज़रूरत आपको नहीं है, अगर लिख ले तभी ठीक है। अगर हम इसको सिंपली लिखें तो हम कह सकते हैं कि ये सिर्फ था -3j और -3k। जब b क्रॉस a करेंगे तो a क्रॉस b का नेगेटिव, इसका नेगेटिव करें तो क्या होगा, -3j + 3j बन जाएगा और -3k + 3k बन जाएगा। सो मैं ज़रा इसको प्रोमिनेंट कर देता हूँ। ये आपके पास आंसर आया a क्रॉस b का और ये आंसर आया b क्रॉस a का। यहाँ तक हमारा काम हो चुका। अब हमने चेक करना है अपने आंसर को। उसने कहा चेक यूर आंसर बाय शोइंग दैट ईच a एंड b इज़ परपेंडिकुलर टू a क्रॉस b एंड b क्रॉस a। तो परपेंडिकुलर शो करने के लिए 7.3 में हमने देखा है कि हम डॉट प्रोडक्ट का सहारा लेते हैं। अगर दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट 0 हो जाए तो हम कहते हैं वो आपस में परपेंडिकुलर हैं। तो अगर मैं चेक करना चाहता हूँ कि a क्रॉस b a के साथ और b के साथ परपेंडिकुलर है या नहीं, तो मुझे a क्रॉस b का a और b के साथ बारी बारी डॉट प्रोडक्ट फाइंड करना पड़ेगा। अगर 0 हो गया तो इसका मतलब है ये परपेंडिकुलर है, और 0 ना हो तो इसका मतलब है परपेंडिकुलर नहीं है। तो अब मैं यहाँ लिखता हूँ आप लोगों के सामने, ये अगर आप लिख चुके हैं तो मैं इसको अरेज करता हूँ। अच्छा जी, इसको चेक करने के लिए क्या करना है, हमने कंसिडर करते हैं a क्रॉस b का और a का डॉट प्रोडक्ट। तो मैं लिखता हूँ यहाँ पे कंसिडर a डॉट a क्रॉस b। तो a आपके पास ये लिखा हुआ है 2i और +j -k। इसके साथ आप लोगों ने डॉट लेना है किसका, a क्रॉस b का, जो कि क्या लिखा है देखें, ये लिखा हुआ है -3j और -3k। और डॉट में आप जानते हैं i वाला i से, j वाला j से और k वाला कंपोनेंट k से मल्टीप्लाई होता है। इसका ith कंपोनेंट 2 है जबकि इसका ith कंपोनेंट 0 है, इसका jth कंपोनेंट 1 है, इसका jth कंपोनेंट -3, उसका kth कंपोनेंट -1 है और इसका kth कंपोनेंट -3 है। तो ये बनेगा 0 -3 + 3, ये कट जाएंगे, आंसर क्या आ जाएगा 0। 0 आंसर आने का मतलब क्या होगा, इसका मतलब ये हुआ कि a इज़ परपेंडिकुलर टू a क्रॉस b। a जो है वो a क्रॉस b के परपेंडिकुलर है। आप देखें जो परपेंडिकुलरिटी होती है उस पर इन्वर्ट करने से डायरेक्शन कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मिसाल के तौर पे ये देखें, ये अगर मैं कहता हूँ कि ये a वेक्टर है, a क्रॉस b की डायरेक्शन अगर यूँ है ऊपर की तरफ तो ये तब भी परपेंडिकुलर है, यानी ये डायरेक्शन किसकी है, a क्रॉस b की। अगर मैं इसको इन्वर्ट कर दूँ, नीचे की तरफ कर दूँ, तो अब ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा b क्रॉस a। अगेन देखें 90 डिग्री के एंगल पे कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा, इसका मतलब इन्वर्ट करने से परपेंडिकुलरिटी पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो अगर a क्रॉस b के साथ परपेंडिकुलर है तो हम लिख सकते हैं हेंस a इज़ आल्सो परपेंडिकुलर टू b क्रॉस a। ये मैंने डायग्राम से आपको बात समझा दी है। अब हम आगे चलते हैं। अगर ये आपको क्लियर है तो इसका अभी तो हमने ये शो किया है कि ये a क्रॉस b a के साथ और b क्रॉस a भी a के साथ परपेंडिकुलर। अब हम b की तरफ आते हैं। जिस तरह ये डॉट लिए ऐसे ही हम अब a क्रॉस b का डॉट b से लेंगे। तो मैं लिखता हूँ कंसिडर, यहाँ लिख लेंगे नाउ वी कंसिडर या नाउ कंसिडर। अब मैं क्या लिखना चाहता हूँ, b का मैं डॉट लेना चाहता हूँ a क्रॉस b के साथ और देखना चाहता हूँ कि क्या b भी इसके परपेंडिकुलर होगा या नहीं। तो b का जब हम लेंगे इसके साथ क्रॉस प्रोडक्ट देखें किस तरह से आना है। b आपके पास ये लिखा हुआ है i - j + k, i - j + k, और इसका डॉट आएगा a क्रॉस b के साथ। a क्रॉस b ये लिखा हुआ है -3j और -3k।
अब देखिए आई वाला क्वेश्चन 1 है वो आई वाले से मल्टीप्लाई होगा, जे वाला -1 है वो जे वाले से मल्टीप्लाई होगा, के वाला 1 है वो के वाले से मल्टीप्लाई होगा। तो यहाँ तो हो गया आपके पास 0, ये वाला +3 बन जाएगा, ये वाला -3, दोनों की कैंसिलेशन हुई, आंसर क्या आ गया 0। 0 आने का मतलब क्या है कि B और A क्रॉस B का डॉट 0 हो गया, विच शोज दैट हम लिख देंगे सो इम्प्लाइज B इज परपेंडिकुलर टू A क्रॉस B। अब वही बात आती है, डायरेक्शन इन्वर्ट करने से परपेंडिकुलर भी कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर B A क्रॉस B के परपेंडिकुलर है तो इसका मतलब ये होगा हैंस B is also perpendicular to B क्रॉस A। तो यहाँ ये हमारा क्वेश्चन कंप्लीट होता है जिसमें हमने क्रॉस प्रोडक्ट भी फाइंड की और उसके थ्रू हमने चेक किया अपने आंसर को कैसे कि A क्रॉस B को A के साथ और B के साथ परपेंडिकुलर शो किया, जिसका मतलब ये था कि ये वाकई हमने जो फाइंड किया वो ठीक फाइंड किया। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। ये मैंने क्वेश्चन 2 आप लोगों के सामने लिखा है। क्वेश्चन 2 के अंदर है जो हमें से उसने काम कहा है बुक वाले ने, वो ये है कि फाइंड अ यूनिट वेक्टर। एक आपने यूनिट वेक्टर फाइंड करना है परपेंडिकुलर टू द प्लेन कंटेनिंग ए एंड बी। थोड़ा सा आप रिकॉल करें क्रॉस प्रोडक्ट की डेफिनेशन को, तो हमने ये कहा था कि एन कैप जो हम फाइंड करते होते हैं वो असल में ऐसा यूनिट वेक्टर होता है जो उस प्लेन के परपेंडिकुलर होता है जिसमें ए और बी आते हैं। तो ये लिखने का असल पर्पज़ क्या है बुक वाले का कि आपको एन कैप फाइंड करने का कहा जा रहा है। फर्दर मोर आपको कहा गया आल्सो फाइंड साइन ऑफ एंगल, जिसको हमने साइन थीटा कहा था। तो दोनों प्रॉपर्टीज़ हमने पढ़ी हुई हैं, फार्मूला हमारे पास अवेलेबल है। हमें ए क्रॉस बी और ए और बी का अलग अलग मैग्नीट्यूड चाहिए, दोनों चीज़ें कैलकुलेट करने के लिए। तो शुरू करते हैं। पिछला जो क्वेश्चन था उसके भी आप देखें अगर तो कुछ पार्ट्स थे और सारे सिमिलर पार्ट्स से मैंने एक पार्ट अटैम्प्ट किया है। इस क्वेश्चन के भी 4 पार्ट्स हैं, चारों के अंदर सेम काम करना है। मैं सिर्फ इसका एक पार्ट पहले वाला अटैम्प्ट कर रहा हूँ। जो इस तरह के सिमिलर काम होते हैं वो आप ख़ुद भी किया करें ताकि आपकी रिवीजन भी हो जाए और हमारा टाइम वेस्ट ना हो ज़्यादा। तो सबसे पहले तो ये देखें कि आप ए और बी आपके पास अवेलेबल है, तो देखते हैं ए क्रॉस बी कैसे फाइंड होगा। ए क्रॉस बी कंपोनेंट फॉर्म में क्या होता है आई जे के, और फिर आप कंपोनेंट लिखना शुरू करें दोनों के। तो ए के कंपोनेंट क्या है 2 6 -3 और बी के देख लें 4 3 और -1। किसी भी रो या कॉलम से इसको एक्सपेंड कर लें, एक्सपेंडिंग बाय R1 से एक्सपेंड करें। R1 का पहला एलिमेंट कौन सा है आई है, रो और कॉलम डिलीट कर दें फिर क्या आ जाएगा जे, रो और कॉलम डिलीट कर दें फिर क्या आ जाएगा के। तो देखें क्या बचता है आपके पास -6 3 इससे आप फेमिलियर हैं इसलिए मैं इसको इतना कुछ डिटेल से नहीं लिख रहा यहाँ पे। होपफुली आप इसको अंडरस्टैंड कर रहे होंगे। ये आपके पास आ जाएगा। अब इसको सिंप्लीफाई करें तो ये i के साथ क्या बनता है देखें -6 और +9, फिर -2 +12 और फिर 6 +24। तो ये हो जाएगा 15i -10j और प्लस आ जाएगा 30k। ये आपके पास वैल्यू आ गई ए क्रॉस बी। अब देखिए ए क्रॉस बी हमें किस लिए चाहिए था। ए क्रॉस बी हमें चाहिए था जब हम नेक्स्ट अगला काम करेंगे, यानी साइन ऑफ एंगल फाइंड करेंगे और एन कैप, तो वहाँ इसकी हमें ज़रूरत पड़ेगी। ए क्रॉस बी तो हमने फाइंड कर लिया है। अब आगे चलते हैं। एक छोटी सी बात वैसे अपने कंसेप्ट्स के लिए याद रख लें कि अगर मैं आपसे ये पूछूं कि अभी तक हमने क्या फाइंड किया है, तो ये जो मैंने ए क्रॉस बी फाइंड किया है ये एक ऐसा वेक्टर है जो कि ए और बी दोनों के परपेंडिकुलर है। हमने पिछले क्वेश्चन में ये बात प्रूव भी की हुई है। ये एक ऐसा वेक्टर है जो उस प्लेन के परपेंडिकुलर है जिसमें ए और बी आते हैं।
हमें क्या फाइंड करना है, हमें फाइंड तो परपेंडिकुलर ही करना है, लेकिन वो फाइंड करना है जो यूनिट भी हो। तो आप जानते हैं वेक्टर को यूनिट वेक्टर में कन्वर्ट करने के लिए उसकी मैग्नीट्यूड से उसे डिवाइड करना पड़ता है। तो अगला जो काम होगा वो इसकी मैग्नीट्यूड होगी और फिर इसको डिवाइड करके हम एन कैप फाइंड करना है। तो लिखते हैं हम यहाँ पे। अच्छा जी, ए क्रॉस बी फाइंड हम कर चुके थे। अब ए क्रॉस बी का जो मैग्नीट्यूड है ये मैंने आप लोगों की आसानी के लिए पहले लिख दिया है ताकि इसमें हमारा टाइम वेस्ट ना हो। मैग्नीट्यूड फाइंड करना 7.1 से आप पढ़ते आ रहे हैं। मैग्नीट्यूड क्या होता है कि आपने ith कंपोनेंट jth और kth का स्क्वायर करके ऐड करना है। तो ये स्क्वायर करके ऐड करते जाएं तो आपको आंसर ये मिलेगा जिसका स्क्वायर रूट क्या होगा 35। फिर आपने a और b का भी अलग अलग मैग्नीट्यूड फाइंड कर लिया। a का आपके पास आ गया 2 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, ये बन गया। और b 4, 3 और -1 का स्क्वायर करके हमने ऐड किया तो ये बन गया। डाटा सारा हमारे पास कंप्लीट है। अब दो हमारे पार्ट थे, एक तो फाइंड करना था एन कैप और एक साइन ऑफ एंगल। तो ये देखें, नाउ एन कैप जो था जिसे हमने कहा था कि वो यूनिट वेक्टर है जो उस प्लेन के परपेंडिकुलर जिसमें ए और बी आते हैं। तो एन कैप की वैल्यू क्या होगी, ए क्रॉस बी डिवाइडेड बाय, आज हमने ये पढ़ा भी है जिस वक्त हम प्रॉपर्टीज़ पढ़ रहे थे वहाँ मैंने आपको ये बात बताई थी। ए क्रॉस बी को डिवाइड करना है उसकी मैग्नीट्यूड के ऊपर। ए क्रॉस बी हमने पहले से फाइंड किया हुआ, ये हमारे पास है 15i और -10j और उसके बाद है 30k और मैग्नीट्यूड कितनी है हमारे पास ये ऊपर लिखी है 35। इसको अलग अलग डिवाइड कर लें तीनों के साथ, 15/35 करें, 5 3 ज़ा 15, 5 7 ज़ा 35, 10/35 करें तो 5 2 ज़ा 10, 5 7 ज़ा 35 और 30/35 करें, 5 6 ज़ा 30, 5 7 ज़ा 35। ये आपके पास आ गई एन कैप की वैल्यू। एक काम तुम्हारा हल हो गया, एक मसला हल हो गया। अब दूसरी बात देखें, अब हम साइन ऑफ एंगल फाइंड करने के लिए पहले थीटा लेट करते हैं। लेट थीटा बी द एंगल बिटवीन ए एंड बी। क्योंकि आपको कहा गया था कि जो ए और बी है इनके दरमियान जो एंगल है उसका साइन फाइंड करना है। तो अब देखें, हमने आज पढ़ी है प्रॉपर्टी कि जो साइन ऑफ एंगल होता है, साइन थीटा जो होता है वो किसके बराबर होता है, ये बराबर होता है आपके पास ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड डिवाइडेड बाय ए मैग्नीट्यूड बी मैग्नीट्यूड। तो इस तरह अगर देखें आप तो जो ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड है वो आपके पास कितना है 35, यहाँ पे आ गया 35 और फिर दोनों का अलग अलग मैग्नीट्यूड देखें तो एक 7 और एक 26 है, एक 7 और एक 26। तो इसको कर लें, 7 5 ज़ा 35 डिवाइडेड बाय 26। तो जो साइन ऑफ एंगल बना है हमारे पास, हेंस हम लिख लेते हैं, हेंस साइन ऑफ एंगल दैट इज साइन ऑफ थीटा जो बन रहा है वो है 5 डिवाइडेड बाय 26। दैट इज द फाइनल आंसर। इसमें थीटा फाइंड नहीं करना, सिर्फ उसने साइन ऑफ एंगल कहा था वो हमने फाइंड कर लिया। तो यहाँ हमारे जो दो क्वेश्चन हैं वो ख़त्म होते हैं। अब देखते हैं नेक्स्ट कौन सा क्वेश्चन है और फिर उसके बाद आज के लेक्चर वाइंड अप करते हैं। अच्छा, अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में हमें कहा गया कि एरिया ऑफ ट्रायंगल फाइंड करें और दो इसके पार्ट्स हैं, एक पार्ट मैं करवा रहा हूँ, पहला एक आपने कर लेना है। एरिया ऑफ ट्रायंगल डिटरमिन्ड बाय द पॉइंट्स पी क्यू आर। ये पी क्यू आर 3 पॉइंट्स हैं स्पेस में और आपने इनसे बने वाले ट्रायंगल का एरिया फाइंड करना है। तो मैं थोड़ा सा आपको यहाँ पे एक रफ आइडिया बता दूँ इसका कि ये अगर आपके पास कोई से भी 3 पॉइंट्स हो जिस तरह उसने में दिए हुए हैं, लेट से ये एक पी है, एक क्यू है और एक आर है। एरिया ऑफ ट्रायंगल फाइंड करने का मेथड आप लोगों ने फर्स्ट ईयर में 11 जो आपका 12 चैप्टर था उसकी 12.7 में आपने पढ़ा था। 3 वहाँ मुख्तलिफ केस हुआ करते थे। यहाँ पे हमारे पास चूँकि वेक्टर अलजेब्रा में काम करें तो वेक्टर अलजेब्रा के थ्रू एरिया निकालना है आपने। आप क्या करें, किसी एक वर्टेक्स को फिक्स कर दें जैसे पी है और इससे क्यू की तरफ वेक्टर बनाएं और आर की तरफ। तो एक वेक्टर आपने बना लिया पी क्यू और एक आपने बना लिया पी आर। इन दोनों वेक्टर्स का यानी पी क्यू का और पी आर का आपको फाइंड करना पड़ेगा क्रॉस प्रोडक्ट। जब आप क्रॉस प्रोडक्ट फाइंड कर लेंगे फिर इसका आपने मैग्नीट्यूड फाइंड करना है और उस मैग्नीट्यूड जब आप फाइंड कर लेंगे तो जो इसका हाफ होगा ये बनेगा आपके पास एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर।
इसका मतलब अगर आपने एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालना है तो आपको पी क्यू पी आर दो वेक्टर बनाने पड़ेंगे, उनका क्रॉस प्रोडक्ट फाइंड करना पड़ेगा, उसका मैग्नीट्यूड लेके हाफ करेंगे तो आपके पास एरिया आ जाएगा। ये सिंपल सा इसका मेथड है वेक्टर अलजेब्रा में। तो स्टार्ट करते हैं इसका सोल्यूशन। सबसे पहले हम देखिए वेक्टर कैसे बनाने। एस पी क्यू, बाय चांस पी और क्यू में से एक ओरिजिन है, लेकिन एज्यूम कर लें कि ओरिजिन नहीं भी है तब भी कोई इशू नहीं है। x2 माइनस x1, y2 माइनस y1 और z2 माइनस z1। तो ये बन जाएगा 2 माइनस 0i, 3 माइनस 0j और 2 माइनस 0k। तो ये हो गया 2i प्लस 3j और प्लस 2k। एंड अब हम बारी बात करते हैं पी क्यू के बाद पी आर की। अब उसी तरह पी आर भी कैलकुलेट करें पी से आर की तरफ। तो x2 माइनस x1 करें, y2 माइनस y1 करें और z2 माइनस z1। तो ये आ गया आपके पास इसका फाइनल रिजल्ट i प्लस j प्लस 4k। पी क्यू भी आ चुका है आपके पास, पी आर भी। अब आपकी इसके बाद आपने क्या फाइंड करना है, क्रॉस प्रोडक्ट। नाउ क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ पी क्यू एंड पी आर। डेफिनेशन क्या कहती है कि आपने फर्स्ट रो में क्या लिखना है, आई जे और के। फिर इसके बाद आपने कंपोनेंट लिखने हैं तीनों के बारी बारी, दोनों के सॉरी तीनों के तीनों कंपोनेंट्स लिखने पड़ेंगे। तो पहले पी क्यू देखें, पी क्यू कंपोनेंट्स क्या हैं, 2 3 और 2, 2 3 और 2। फिर पी आर के देखें तो -1 1 और 4 है, -1 1 और 4। अब आप इसको किसी भी रो या कॉलम से एक्सपेंड कर लें। यूजुअली हम R1 से करते होते हैं और फिर देखते हैं इसका क्या आंसर बनता है। तो मैं ये अरेज करके यहीं आपके सामने इसकी एक्सपेंशन जो है वो कर देता हूँ। तो लिखते हैं जी एक्सपेंडिंग बाय R1। मैंने आपसे कहा है कि आप किसी भी रो या कॉलम से एक्सपेंड कर सकते हैं, तो मैं लिखता हूँ एक्सपेंडिंग बाय R1। R1 में पहला एलिमेंट कौन सा आ जाएगा, i, रो और कॉलम डिलीट कर दें, फिर आ जाएगा j और रो और कॉलम डिलीट, फिर आ जाएगा k और रो और कॉलम इसका डिलीट कर देंगे आप। तो ये क्या बनेगा, 3 1 2 4, 2 माइनस 1 2 4 और 2 माइनस 1 3 1। सो जो इसकी फाइनल फॉर्म बनने जा रही है वो क्या होगी, देखें। ये आता है 4 3 12, 12 माइनस 2, 8 प्लस 2 और 2 प्लस 3। 12 माइनस 2 कितना हो जाएगा, 10। तो ये होगा 10i माइनस 10j और प्लस 5k। ये आपके पास किसका आंसर आया है, पी क्यू और पी आर के क्रॉस प्रोडक्ट का। इसको अगर हम यहाँ तक छोड़ें तो ये ऐसे में एक एरिया की वेक्टर फॉर्म हमारे पास है। इसको हमने स्केलर यानी मैग्नीट्यूड में कन्वर्ट करना है। नाउ अब इसका आप फाइंड करें मैग्नीट्यूड, देखें क्या बनता है, पी क्यू क्रॉस पी आर। तो क्या होगा, 10 का स्क्वायर माइनस 10 का स्क्वायर और फिर 5 का। तो ये आपके पास जो फॉर्म बनती है, वैल्यू बनती है 100 प्लस 100 और प्लस 25। तो ये बन गया 225 और इसका स्क्वायर रूट होता है 15। यहाँ तक हमने इसको छोड़ा है। अगर हम सिर्फ यहाँ तक छोड़ दें तो ये एरिया ऑफ पैरेललोग्राम बनता है, जो कि हमारा टारगेट नहीं है। टारगेट हमारा एरिया ऑफ ट्रायंगल है। तो अब जो एरिया ऑफ ट्रायंगल होगा वो देखिए क्या है, एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर, ये होगा हाफ ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ पी क्यू क्रॉस पी आर। तो ये बन जाएगा हाफ ऑफ 15 और 15/2 क्या हो जाएगा, 7.5। क्योंकि एरिया है तो इसके यूनिट्स होंगे स्क्वायर यूनिट्स।
तो ये क्वेश्चन 3 ख़त्म करते हैं यहाँ पे। नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह इससे अनवट काम होगा। आज तक के लिए इतना काफ़ी है। अल्लाह हाफ़िज़।